जिस बच्चे की इस टॉपिक पे पकड़ बन जाए तो उसको ईश्वर के अलावा कोई ताकत नहीं रोक सकती कि उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे ना क्लियर हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे जेडब्ल्यू एडवांस हो। ऐसा एनिग्मेटिक टॉपिक, ऐसा जादुई, ऐसा करिश्माई टॉपिक जिसकी गहराई का अंदाजा कभी मेरे हिसाब से नहीं लगाया जा सकता। अर्थ ने M2 मास पर कितनी टोटल फोर्स लगाई है वो निकालिए। मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूं आपको, वो भी बोर्ड की टीचिंग पर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आगाज VS क्लासेस पर। मैं आपका प्रोफेसर वरुण शुक्ला फिर से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मेरी पिछली वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरी आने वाली सभी वीडियोस पर आप उससे भी ज़्यादा प्यार और विश्वास दिखाएं। आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं एक ऐसा करिश्माई टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो मेरा ये मानना है, जिस बच्चे की इस टॉपिक पे पकड़ बन जाए तो उसको ईश्वर के अलावा कोई ताकत नहीं रोक सकती कि उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे ना क्लियर हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे जेडब्ल्यू एडवांस हो। क्या आप गैस कर सकते हैं प्यारे बच्चों? कैन यू गैस कि वो कौन सा टॉपिक है? ऐसा एनिग्मेटिक टॉपिक, ऐसा जादुई, ऐसा करिश्माई टॉपिक जिसकी गहराई का अंदाजा कभी मेरे हिसाब से नहीं लगाया जा सकता। जैसे समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वैसे ये टॉपिक की गहराई, इसकी डेप्थ का अंदाजा शायद ही कोई टीचर लगा पाए। जितना भी इसको पढ़ो उतना कम है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वो एनिग्मेटिक टॉपिक जो है दैट इज मैकेनिक्स। पिछली वीडियो भी मैंने एक छोटे से ट्रिक पर बनाई थी। वो ट्रिक था, वो मैकेनिक्स का ही ट्रिक था, मैकेनिक्स का ही सब पार्ट था, पार्टिकल डायनामिक्स। उसका एक ट्रिक मैं लेकर आया था आपके सामने कि कैसे ऑरली न्यूटन के सेकेंड लॉ से फटाफट से एक्सेलरेशन निकाली जा सके। ठीक है, तो आज मैं फिर से डायनामिक्स से शुरू करूंगा, राइट? क्योंकि मेरा ये मानना है कि डायनामिक्स से ही असली मैकेनिक्स शुरू होती है। और शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी सूचना भी देना चाहूंगा आप सभी को कि आज से जो भी मैं वीडियोस डालूंगा YouTube पर, इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा, चाहे वो +1 में है, चाहे वो 10th में है, चाहे वो 12वीं में है, चाहे वो ड्रॉपर है, चाहे उसने एडवांस की तैयारी करनी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे उसने बिट्स प्लानिंग की करनी है, कोई भी XYZ कंपटीशन है, तो आज से रेगुलरली मैं मैकेनिक्स पोर्शन की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो जैसे क्लासरूम टीचिंग होती है तो उसी हिसाब से मैं अपने YouTube चैनल पर वो टीचिंग करूंगा। तो आप जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूं आपको, क्वालिटी कंटेंट वो भी बोर्ड की टीचिंग पर। ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूं कि आपको जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिले मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करने से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो मैकेनिक्स में डायनामिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट की बात होती है दैट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं फटाफट से इसके रूल बता दूं कि जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो क्या रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल, सिस्टम में जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हों, जितने मर्जी पार्टिकल्स हों, आपने जिस पार्टिकल या जिस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो उसको सिस्टम से आप अलग कर सकते हैं। या तो अलग कर सकते हैं, या अगर आप उसी सिस्टम में बना सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, राइट, कोई इश्यू नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अलग बनाएं। एक तो ये रूल है, जिसकी भी आपने FBD बनानी है उसको अलग करें। फिर दूसरी बात, उस ऑब्जेक्ट पर बाहर से जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, आई रिपीट, उस ऑब्जेक्ट पर जिसकी आप FBD बना रहे हो उस पे बाहर से जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं वो मार्क कीजिए। दैट्स इट, दिस इज द रूल टू मेक द FBD ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं और मैं
एफबीडी से क्वेश्चंस भी बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करेंगे और सोचने में मजबूर करेंगे, जिससे टफ से टफ क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज, हमारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? एक का मास है m1, एक का मास है m2। क्लियर है? तो मान लीजिए मैंने इन दोनों की एफबीडी बनानी है, तो जैसे कि मैंने कहा कि सेपरेटली दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो m1 अलग कर लें, m2 अलग कर लें, और बाहर से जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, बाहर से, नॉट एनी इंटरनल फोर्स, बाहर से जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो मार्क कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। तो m1 को मैंने सेपरेट किया, तो सबसे पहले अर्थ ने उसको नीचे खींचा, ये उसका वेट हो गया m1 जी। दूसरा, m1 ने m2 के साथ नीचे से एक फिजिकल कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो फिजिकली जब भी बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट ने इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करनी है, तो मान लीजिए इसने n1 से पुश कर दिया। तो ये कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट ही है, जो कब आता है, जब कोई दो सरफेसेस फिजिकली कांटेक्ट में हो। ठीक है जी? तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। ऐसे ही m2 की जो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है m2 की, सो क्या करें, एक तो उसका वेट नीचे एक्ट करेगा m2 जी। दूसरी बात आप ध्यान से देखें कि ये m2 जो है ये ऊपर से भी फिजिकल कांटेक्ट में है और नीचे से भी फिजिकल कांटेक्ट में है, तो जितने फिजिकल कांटेक्ट उतनी नॉर्मल रिएक्शंस बनाने की कोशिश करनी है। तो नीचे से सरफेस बदल गया है तो कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा। मान लीजिए वो N2 है जो नीचे से मिला, राइट? अब देखिए हुआ क्या, ये जो N1 था, M2 ने M1 को पुश किया ऊपर N1 फोर्स से, यानी इसने इस पे एक्शन किया, तो इसका रिएक्शन उतना ही नीचे की तरफ आएगा N1। एक्शन रिएक्शन पेयर्स हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। तो ये N1 जो है मैं यहां पे बना दूंगा। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। ठीक है? अब क्योंकि सिस्टम था रेस्ट पर, अगर सिस्टम रेस्ट पर होता है तो हमें हर तरफ से फोर्सेस को बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट से यहां से N1 किसके बराबर आ गया है, M1 जी के बराबर आ गया। और यहां से बैलेंसिंग करें तो देखिए ध्यान से, एक फोर्स ऊपर है और दो फोर्स नीचे हैं, तो जो फोर्स सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर दें, N1 प्लस M2 जी मस्ट बी इक्वल टू N2। तो यहां से बैलेंसिंग करके हमारे पास ये आ गया है, यहां से N1 की वैल्यू यहां डाल दें, सो N2 आ गया आपका M1 जी प्लस M2 जी। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें आपको बताया कि कैसे एफबीडी बनाएं, और अगर सिस्टम रेस्ट पर हो तो आपको नेट फोर्स जीरो करनी है। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है हर तरफ से फोर्स को बैलेंस कीजिए, बराबर कीजिए। तो यहां पे बैलेंसिंग से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है जी? अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ये तो है कि हमने सिस्टम में जितनी भी चीजें थी उनको हमने अलग कर लिया, अलग से जितनी भी फोर्सेस थी वो बाहर से मार्क कर दी। लेकिन मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पूरी चीज को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करते हुए भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो लेट अस सी दैट ट्रिक। सो मैं यहां पे अगर बना दूं तो मेरे हिसाब से आपको विजिबल हो गई। बाकी आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं कि विजिबिलिटी और जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कैसी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों की जो क्वालिटी है वो एकदम सुपर्ब हो। बाकी आप बताएंगे मेरे को। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं M1 M2 को दोनों को एक सिंगल, यानी दिस इज ए सिंगल बॉडी नाउ। पहले मैंने अलग अलग लिया था, अब ये सिंगल बॉडी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ध्यान समझेंगे। अब मेरे लिए सिंगल बॉडी है, यानी ऐसे मान लीजिए कि ये M1 प्लस M2 मास की बॉडी आपकी आंखों के सामने पड़ी है। तो सबसे पहली जो फोर्स होगी ऑब्वियसली सभी का वेट होगा। M2 का वेट नीचे एक्ट करेगा, दैट विल बी M2 जी, और M1 का भी वेट नीचे एक्ट करेगा, दैट विल बी M1 जी, राइट।
अब क्या होगा, अब ये जो कांटेक्ट है M1 और M2 के बीच का, ये अब मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए M2 ने पुश किया, M1 ने पुश किया, तो जब आपने सिंगल सिस्टम ले लिया तो ये जो फोर्सेस हैं ये इंटरनल हो चुकी हैं सिस्टम के, दीज हैव नाउ बिकम इंटरनल फोर्सेस। तो M1 ये वाली और ये वाली इंटरनल होगी, तो ये मैटर नहीं करेगी, ये बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी अब FVD बनाते हैं इंटरनल फोर्सेस का कोई काम नहीं है। तो अब फिर दूसरी फोर्स क्या बची, यहां से तो फिजिकल कांटेक्ट है ही है, तो यहां से मान लीजिए एक N2 फोर्स आ ही रही है। मेरी बात समझे? ठीक है जी। तो अब आप इसको और इसको ध्यान से देखें, तो यहां से देखिए जो N2 है वो किसके बराबर आई थी, M1G प्लस M2G, जब हमने इसको अलग अलग करके बनाया था। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें सीधा ही आंसर आ गया, एक ही फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है और दो फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, जो नीचे एक्ट कर रही है उनको ऐड कर दीजिए, M1G प्लस M2G मस्ट बी इक्वल टू N2, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है, हमने फोर्स बैलेंस कर दिया। तो यहां से डायरेक्टली वो सेम इक्वेशन हमने बना ली, यहां लिख देता हूं। तो इससे जो इक्वेशन बनी थी वो सेम ही बन गई थी, है ना शानदार बात। तो ये जो ट्रिक है ये काम की ट्रिक है, लेकिन आपको ये वाला मेथड जब आप सिस्टम को अलग अलग करते हैं वो भी आना चाहिए, और जब आप इकट्ठे मान के करते हैं वो भी आना चाहिए, दोनों से सेम इक्वेशन आई। क्लियर है? अब सुनिए और क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप सोचना उस बारे में, और मैं उसका आपको यहां पे जवाब भी दूंगा। तो सबसे पहला सवाल मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास M2 बाय द अर्थ, यानी अर्थ ने M2 मास पर कितनी टोटल फोर्स लगाई है वो निकालिए। अर्थ ने M2 मास पर कितनी टोटल फोर्स लगाई है वो निकालिए। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं, बात हो रही है अर्थ की, और फोकस करना M2 पर और अर्थ पर, M1 को भूल जाओ। अब ध्यान से देखिए, अर्थ M2 को एक तो अपनी तरफ खींच रही है, यानी अर्थ की जो एक फोर्स है वो तो M2G है, M1G तो M1 पे बात हो रही है, मैंने M1 की बात ही नहीं की, मैंने तो M2 की बात की है। दूसरी जो अर्थ लगा रहा है, जो कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, जो कि N2 भी तो ग्राउंड से ही आ रही है, ग्राउंड तो अर्थ ही है। तो अर्थ जो M2 पे दो फोर्सेस लगा रहा है, कौन कौन सी, N2 और M2G। तो मैंने यहां लिख ली N2 और M2G, ये दो फोर्सेस अर्थ लगा रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो के बाद वो टोटल फोर्स है कितनी वो निकालिए, तो हमने मैनुअली लिख दी कि भाई इतनी इतनी लग रही है। अब नेट निकालना है, नेट कैसे निकालेंगे, तो आप देखते हैं N2 जो है हमारे पास वो ये है, और M2G, अब ध्यान से देखिए M2G और M1G प्लस M2G में से कौन सी बड़ी फोर्स है, ऑब्वियसली ये बड़ी फोर्स है, और N2 ऊपर है, M2G नीचे है, तो रिजल्टेंट दो ऑपोजिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, बड़े में छोटा माइनस करके। तो जो नेट फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, जो नेट फोर्स अर्थ लगा रही है, N2 बड़ी फोर्स हुई, M2G छोटी फोर्स हुई, N2 कितना है, M1G प्लस M2G, तो आंसर इसका क्या आ गया, M1G। दिस इज द टोटल फोर्स exerted by the earth on the object having mass M2। देखिए ध्यान से, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं जरूर, ठीक है जी। तो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखिए दो तरह से क्वेश्चन बन गए। पहला सवाल ये बन गया इसमें कि कौन कौन सी फोर्स अर्थ लगा रहा है M2 पर, तो कौन कौन सी लगा रहा है, N2 लगा रहा है और M2G लगा रहा है, ठीक है। दूसरे तरह का क्वेश्चन बन गया कि भी वो टोटल फोर्स है कितनी, तो टोटल फोर्स है मतलब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मैंने निकाल दिया। N2 बड़ा वेक्टर था जो कि ऊपर की तरफ था, M2G नीचे, सॉल्व करके आ गया। तो आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगी, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि भाई M1G इसका आंसर कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बना के बता दिया। अब अगला सवाल सुनिए, मान लीजिए आपसे ये पूछता व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on M2, what is the
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मास m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? वो तो सिर्फ यही हुई, तो उसका आंसर यही आ जाता m2g। अगर आपसे पूछ लेते व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मास m2, तो उसका आंसर आता n2। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट मी रब द बोर्ड। तो तीन तरह के सवाल बन गए। जो टोटल फोर्स बाय अर्थ ऑन m2 थी, उसका आंसर क्या मैंने निकाला था m1g। कैसे निकाला था आपको बता दिया। ये एक सवाल बन गया। दूसरा सवाल बन गया, कौन सी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ऑन m2, उसका क्या आंसर है n2। क्योंकि जो ये जो जितनी भी फोर्सेस होती हैं, नॉर्मल रिएक्शन हो, टेंशन हो, ये जनरली ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपसे एक तीसरा सवाल ये पूछा गया, कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ऑन m2। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ग्रेविटी यानी उसका वेट, उसका आंसर ये आ गया। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप ये बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है आपको। तो मेरे हिसाब से आपको ये FBT का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, आप बार बार YouTube की वीडियो पॉज करके देखें, नोट्स बनाएं। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपको ये काम आएंगे। और जो भी मैं चीज़ करवा रहा हूँ, ये बेसिकली इसमें काफ़ी अच्छी किताबें कवर हो रही हैं, राइट। तो अगर आप मेरा ये चैनल रेगुलरली देखेंगे तो आपको, और इसके नोट्स रेगुलरली बनाएंगे, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपका ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो। देखिए, मैं एडवांस की गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि एडवांस की कोई टीचर गारंटी नहीं लेता। उसके लिए आपका ये अपना खुद का IQ भी होना जरूरी है। लेकिन JEE मेन और नीट की तो पक्का गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। एडवांस के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट तो यही है, बट आपको उसके लिए खुद भी उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए ऐसा एक ब्लॉक है, ठीक है जी, ये ऐसे फ्लोर पे पड़ा, तो FBT में इसका एक वेट आएगा नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। ठीक है, सवाल वही है कि बताओ अर्थ इस मास पर कितनी नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब आप देखिए, पहले गिन लेते हैं कि अर्थ कितनी फोर्सेस लगा रहा है। तो देखिए, एक तो N, वो भी अर्थ से ही मिल रही है, एक अर्थ हर चीज को नीचे खींचता है, तो दोनों फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब नेट का मतलब क्या हुआ? अब नेट फोर्स ऑन m बाय अर्थ, वो तो ऑब्वियसली ये ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, तो n माइनस mg करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है, n और mg बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होने चाहिए तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इस केस में आंसर विल बी 0, बिकॉज बैलेंस स्टेट में है, n मस्ट बी इक्वल टू mg। तो जब n की जगह mg डालोगे या mg की जगह n डालोगे, 0 आएगा। तो इस केस में आंसर आ गया 0। वही बात अगर पूछ लेते हैं कि भाई कितनी अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, तो आंसर था n। कितनी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो आंसर था mg। ठीक है जी। लेट अस टेक वन क्वेश्चन नाउ, प्रॉपर न्यूमेरिकल। मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है थीटा, ये A है, ये B है, ये किसी तरह फिक्स की हुई है, ठीक। और क्वेश्चन में गिवन है, गिवन B डज नॉट मूव। A को भी फिक्स किया हुआ है और B मूव नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर B मूव नहीं कर रहा, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यानी ये इक्विलिब्रियम है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम की केवल एक कंडीशन होती है, नेट फोर्स मस्ट बी 0। मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी 0। उसका साधारण भाषा में मतलब है हर डायरेक्शन में फोर्स को बराबर कर दो, बैलेंस कर दो, हर डायरेक्शन में। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस डायरेक्शन को चूज करते हुए फटाफट से बैलेंस करते हुए आंसर निकाल लोगे। आपकी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो लेट अस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब सवाल में पूछा क्या है वो देख लेते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। तो B डज नॉट मूव। मान लीजिए आपको सवाल ये आ गया, फाइंड नंबर 1
net force on B, this is the first part. Number 2, force on B due to A. Third part, normal reaction on B due to A. Fourth part, friction on B due to A. तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 4 पार्ट्स हैं. नेट फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए एंड फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए. तो उसके लिए अगर इसकी एपीडी बनाई जाए बी की, इसका वेट ही चेक करेगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, राइट. अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, mg के कंपोनेंट्स बनेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा. तो अगर ये रुका हुआ है तो इस यहां से फ्रिक्शन पक्का मिलने ही चाहिए, अदरवाइज नहीं. तो ये बन गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम. अब ये तो मूव नहीं कर रहा, अगर ये मूव नहीं कर रहा, हर डायरेक्शन में फोर्स बराबर है, तो देखिए एक एक करके करते हैं. n mg cos थीटा को बैलेंस कर रही है, तो इसमें थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए. ठीक है, तो थर्ड पार्ट का जो आंसर था n मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा, राइट. एक बार डन. फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, फ्रिक्शन, तो क्योंकि सिस्टम रुका हुआ तो f मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा. चौथे पार्ट का आंसर आ गया, f इज इक्वल टू mg sin थीटा. अब बच्चे पहले दो पार्ट. पहला पार्ट का आंसर क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन बी. अगर बी रुका ही हुआ है उस पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, f नेट ऑन बी मस्ट बी 0. नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. ये ध्यान समझते हैं. अब कई बच्चों को ये लगेगा आंसर कि सर ये n ही पूछा है. नहीं, मैंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया कि n है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए वो mg cos थीटा है. ये याद रखें कि n और f का जो रिजल्टेंट होता है वो मान लीजिए r है, और इस r को बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स. तो याद रखें नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है, मैं यहां बना देता हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन है, तो इसका जो कंपोनेंट r, इसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है, कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, तो इस केस में ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये mg को बैलेंस कर रही है, r मस्ट बी इक्वल टू mg. तो जो पहले पार्ट का आंसर बना कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन, सॉरी मैं पहला पार्ट तो ऑलरेडी कर चुका हूं, f नेट ऑन b 0 है. मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन b ड्यू टू a. आई रिपीट, फोर्स ऑन b ड्यू टू a, मैं इसकी बात कर रहा हूं. तो a के कारण जो फोर्स लगी वो r लगी, तो r मस्ट बी इक्वल टू mg. तो लेट मी रिपीट, देखिए 4 पार्ट्स थे. पहला पार्ट था व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बी. अब बी रुका ही हुआ है तो नेट फोर्स 0 होगी, वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं. सेकंड पार्ट था कितनी फोर्स बी पर लग रही है ए के कारण, बी पर कितनी फोर्स लग रही है. तो वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछ रहा, वो नॉर्मल रिएक्शन में फोर्स का रिजल्टेंट पूछ रहा है जो कि कांटेक्ट फोर्स होता है. तो वो r mg को बैलेंस करेगा, r mg को बैलेंस करेगा. ये आ गया सेकंड पार्ट. तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन बी ड्यू टू ए, वो n mg cos थीटा को बैलेंस कर गया. फ्रिक्शन आपको बता दिया, f इज इक्वल टू mg sin थीटा. तो ये एक अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा. तो मैं इसी क्लास का अगला पार्ट भी जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा. आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन पर अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं. मैं आपके लिए पूरे एफर्ट करूंगा और आपको भी मेरे लिए एफर्ट करने पड़ेंगे. मेरा चैनल फैलाओ, जितना फैला सकते हो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए. जरूर बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं, क्या ये आपको पसंद है कि मैं ये सीरीज लेकर आया हूं, इसको कंटिन्यू करूं मैकेनिक्स पोर्शन से. तो प्लीज अपना सुझाव, अपना फीडबैक जरूर दें. धन्यवाद.